बटोगे तो कटोगे के बाद अब बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। कल प्रधानमंत्री मोदी कल यहाँ पर महाराष्ट्र में थे और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे को थोड़ा सा और घुमाते हुए उन्होंने कहा कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि जो आजकल महाराष्ट्र का सियासी माहौल है काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। यहाँ पर देखा जाए तो कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से धड़ाधड़ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, मेट्रो से लेकर के बाकी ढेर सारी विकास की योजनाएं, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिस तरह से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, और यहाँ के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम सभी लोग बिल्कुल बिजी हैं। और अगर देखा जाए तो लाडली बहना से लेकर के लाडला भैया तक, यानी इंटर्नशिप वालों को, पढ़ाई वालों को, तमाम लोक लुभावन योजनाओं की भरमार सी लग गई है। खैर देखते हैं कि इसका इलेक्शन पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में जो पार्टी है उनका दावा है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उस हिसाब से जीत हमारी होगी। लेकिन आज हम इस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या खोया क्या पाया, किस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर क्या खोया और क्या पाया। और मैं शुरुआत करूंगा अजीत पवार से। जी हाँ, अजीत पवार अपने चाचा से हट करके, पार्टी को तोड़ करके, ज्यादा से ज्यादा एमएलए लेकर के, और इस सरकार में जो महायुति की सरकार है इसमें शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बनाए गए। तमाम लोगों का कहना था कि अजीत पवार के आने से जो महायुति है या बीजेपी के जो कोर वोटर थे वो नाराज हो गए। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की छवि भी धूमिल हुई। मैं अपने वीडियो में बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं, क्योंकि अजीत पवार को लेकर के जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार का बयानबाजी किया करते थे, भ्रष्टाचार के ऊपर कि चक्की पिसिंग, इतने हजार का घोटाला, उतने हजार का घोटाला। हालांकि जब अजीत पवार इनके साथ आ गए तो उन्होंने वो घोटाला शरद पवार के ऊपर थोप दिया, कहने लगे नहीं ये तो ठीक थे, घोटाला उन्होंने किया था। तो अब अजीत पवार को देखने वाली बात है कि उन्होंने अभी तक जो घड़ी चुनाव चिन्ह था उनका, उनकी पार्टी का, और उनकी पार्टी पर कब्जा तो उन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन देखने वाली बात है कि उस पर भी कोर्ट में केस चलने वाला है कि जो शरद पवार वाली पार्टी थी उन्होंने केस किया कि नहीं उसको सीज किया जाए, जो चुनाव चिन्ह है उसको बंद कर दिया जाए और उनको भी नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। देखिए क्या होता है। लेकिन देखा जाए तो अजीत पवार अपनी पारिवारिक लड़ाई से निकल करके अपने आप को स्टैंड करने में लगे हुए हैं, और वो कितना पास होते हैं कितना फेल होते हैं। जबकि लोकसभा में देखा जाए तो सिर्फ एक सीट वो जिता पाए। तो अगर देखा जाए तो अजीत पवार को कुछ न कुछ पाना है, उन्हें कुछ खोना नहीं है, क्योंकि पार्टी उनके चाचा की थी और उनकी बहन उस पर काबिज होने वाली थी, और यह बात उनको नागवार गुजरी, क्योंकि पारिवारिक पार्टियों में ऐसे झगड़े हुआ ही करते हैं। जहां पर विरासत की बात आती है तो वहां पर लड़ाई होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, और अजीत पवार ने भी वही किया। तो उनको खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, अब उनको जो पाना है वो पाना है। अब मैं आता हूं एकनाथ शिंदे के ऊपर, जिन्होंने कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 2.5 साल की सत्ता एन केन प्रकारेण, तमाम कोर्ट कचहरी होते हुए 2.5 साल लगभग वो पूरा करने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे की बराबरी कर लेंगे। और अगर देखा जाए तो तमाम योजनाएं जो भी लागू हो रही हैं उसके अगुवा वही हैं मुख्यमंत्री होने के नाते। और जो यहाँ के डिप्टी सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस है, वो भी बड़ी चतुराई से उनको आगे करके हर योजनाओं को
उनको आगे करके पीछे अपने खड़े रहते हैं। और जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये बात तो साबित हो गई कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में कहीं ना कहीं जो वोटों का बंटवारा था वो दोनों की तरफ गया। और कुछ चुनावी विश्लेषकों ने तो यहां तक कहा कि उसमें उद्धव ठाकरे का पलड़ा कमजोर था। उनको जो महाविकास अघाड़ी के वोट थे, यानी खासकर उनका कहना था कि जो अल्पसंख्यक वोट थे, जो मुस्लिम वोट थे, वो उद्धव ठाकरे को मिले, जिससे उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधरी। फिर भी मैं बता रहा हूं कि लोकसभा के बाद से शरद पवार की स्थिति काफी मजबूत हुई। उन्होंने भतीजे को यह दिखा दिया कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी हमारे अंदर दम है। और इसी दम के चलते आजकल उन्होंने उद्धव ठाकरे की वो बात मानने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ा जाए। साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि उनके ही एक पार्टी में, उनके ही घर से है रोहित पवार। उन्होंने एक दिन भाषण में कह दिया कि रोहित पवार के अंदर भी मुख्यमंत्री नजर आता है। और शरद पवार जी अगर कोई बात करते हैं तो उसके कई कई मायने निकाले जाते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अगर देखा जाए तो 2014 में शिवसेना, तब की शिवसेना, जब उद्धव ठाकरे उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे, तो शरद पवार ने उस समय शिवसेना की खटिया खड़ी कर दी थी। बीजेपी की सरकार पिछले दरवाजे से बनवा दी थी, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार अल्पमत की भी चलाई जाती है। और यह कह करके जब इलेक्शन हुआ, जब वोटिंग होने लगी, तो उन्होंने अपनी पार्टी को बाइकाट करवा दिया और शिवसेना ठगी की ठगी रह गई। उस समय जब यही एकनाथ शिंदे जो आज मुख्यमंत्री हैं, उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। और फिर बाद में जाकर के शिवसेना बीजेपी में फिर सम्मिलित हो गई, बीजेपी के साथ फिर चलने लगी। तो अब देखिए नफा और नुकसान की बातें हो रही, तो उसमें शरद पवार को सब नफा ही नफा था। अब उन्हें आगे क्या मिलता है। और रह गई बात एकनाथ शिंदे की, तो उन्हें पाना ही पाना, उन्हें कुछ खोना नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी पार्टी से हट करके अलग पार्टी बनाए तो उनको भी मालूम था कि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो राम जाने क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, कम से कम 2.5 साल के मुख्यमंत्री तो रह लिए, पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा उनको भी मिल गया। श्रीमान उद्धव ठाकरे के बराबरी में वो खड़े हो गए और शिवसेना के कर्ता धर्ता भी बन गए। शिवसेना का जो चुनावी चिन्ह था धनुष्बाण, वो भी उनको मिल गया। पार्टी की असली कमान भी उनको मिल गई। देखा जाए तो उनको कुछ खोना नहीं था, जो है पाना ही पाना है। और अब आती है बारी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की। अगर देखा जाए तो इसमें अगर पाने और खोने के गेम में अगर किसी ने बहुत कुछ खोया तो है उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि उन्होंने इसमें अपने बाप की विरासत खो दी। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपने बाप की विरासत खो दी, क्योंकि वो मातोश्री जो एक समय राजनीति का मुख्य केंद्र हुआ करता था, जहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जाकर के सर झुकाया करते थे, सर नवाया करते थे। और संजोग बस आज वही उद्धव ठाकरे जी को कहीं ना कहीं जो शरद पवार जी हैं उनके घर पर जाना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो खोने के मामले में उन्होंने सारी अपनी प्रतिष्ठा खो दी। नहीं तो अच्छे से अच्छे लोग आकर के मातोश्री के अंदर इंतजार करते थे और तब जाकर के उनकी मीटिंग होती थी। अब इनको निकल के जाना पड़ रहा है अदद एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। और उस पर भी अब ये शरद पवार ने अड़ंगा डाल दिया है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री हमारा होगा। शरद पवार जी कह रहे हैं हमारा होगा। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं नाना पटोले, उन्होंने अपने बयानों से साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी का होगा। तो कहीं ना कहीं इन बातों में अगर देखा जाए
तो उद्धव ठाकरे इस कदर घिरे हुए हैं, इस कदर घिरे हुए कि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके जो वोट है, उनके जो परंपरागत वोट है, कुछ तो उनसे छिटक करके दूर हो गए। जिन हिंदू वोटों की बात वो करते थे, जिन मराठी वोटों की वो बात करते थे, उसमें बंटवारा हो गया। और उनके साथ जो अल्पसंख्यक वोट आए थे, वक्फ बोर्ड के ऊपर जब सदन में बिल आ रहा था, तो उस समय उनकी पार्टी के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। और यह बात कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को भी बुरी लगी, और उन्होंने भी उनके मातोश्री के सामने धरना दिया था कि जब हमारी बात आई, हमारे बोर्ड की रक्षा की बात आई, तो आपके सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। तो कहीं ना कहीं वो बात भी है जो कि इन चुनावों पर प्रभाव डालेगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर कुछ ज्यादा खोना पड़ा, बाकी लोगों को तो मिलना ही मिलना है। अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा खोना है तो वो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उसके बाद बीजेपी। अब बीजेपी के पास जो सीटें थी 2014 में 115-20 के करीब में जो सीटें थी, वो 105 पे आई। अब 105 के बाद कितने पर आती हैं वो तो देखने वाली बात है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का पद खोया और 2.5 साल सत्ता से बाहर रही। 2.5 साल भी जोड़ तोड़ करके फिर सत्ता में वापसी की। और जो लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलती थी, जितनी सीटें उनको मिलती थी, उस हिसाब से जो उनका प्रदर्शन रहा लोकसभा में, काफी लचर रहा। तो ये बीजेपी। और अब बात आ रही कांग्रेस की। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस को खोना कुछ नहीं था, पाना ही पाना है, क्योंकि कांग्रेस को जो कुछ भी महाराष्ट्र में खोना था वो खो चुकी थी। अब उसको पाना है, और वो पाई भी, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से उनके एमपी बढ़े और जिस एमपीओ की संख्या के ऊपर आज वो अपना दम भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का फायदा हुआ। तो सारे जो मेरा विश्लेषण था कि किसने क्या खोया क्या पाया, तो अगर देखा जाए तो यहां पर सभी को कुछ न कुछ मिला, सभी को कुछ न कुछ मिला, और कुछ लोग कुछ पाने के चक्कर में रहे। अगर किसी ने अपना कुछ खोया तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और बीजेपी, इन दो पार्टियों ने ही खोया है। और ये अपने पाने के चक्कर में, हमने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री को भी अब कहना पड़ रहा है यूपी वाली तर्ज पर, जैसे योगी जी ने कहा था। हमने शुरू में कहा कि योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। देखिए, अभी तो चुनाव आ रहा है, अभी कौन कौन सी बातें निकल के आ रही, उसमें देखने वाली बात होगी। काफी रोचक चुनाव होगा, और पूरे देश की नजर इस चुनाव पर होगी, क्योंकि ये प्रदेश सिर्फ भारत का एक प्रदेश ही नहीं है, बल्कि यहां पर जो मुंबई है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव पूरे देश पर अपना एक अलग छाप छोड़ता है। फिर मैं बाकी चीजों पर और मुद्दों पर विश्लेषण करूंगा, और अपने अगले किसी वीडियो में मिलूंगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।